नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है मंगलवार और डेट है सितंबर 5, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। पहली खबर जो हम कवर करने जा रहे हैं तो रेडी टू एक्सेस कैपेसिटी ऑफ 13 हिल स्टेट्स गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। क्या न्यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक क्वेश्चन पूछा गया था गवर्नमेंट से कि जो भी हिल स्टेट्स हैं भारत के अंदर, जो हिल राज्य हैं, हिल के ऊपर जो राज्य हैं जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिस्टर नॉर्थ ईस्ट की सिस्टर स्टेट्स हमारी सारी, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, इन सब से जो सुप्रीम कोर्ट ने एक केंद्र से जवाब मांगा था कि क्या केंद्र तैयार है जितनी भी 13 हमारे हिल स्टेट्स हैं भारत के अंदर, उनके अंदर कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी जो होती है एक उस एरिया की, उसे नापने के लिए क्या गवर्नमेंट एक कमेटी बनाने के लिए तैयार है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि वो एक 13 मेंबर की कमेटी बनाने जा रही है, 13 मेंबर टेक्निकल कमेटी होने जा रही है जो कि कैरिंग कैपेसिटी नापेगी हमारी 13 हिमालयन स्टेट्स का। कैरिंग कैपेसिटी बेसिकली होता है कि पॉपुलेशन कितनी, मैक्सिमम पॉपुलेशन वो जगह होल्ड कर सकती है। अब ये क्यों ऐसा देखने को मिला है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हाल ही के दिनों में देखा गया है कि उत्तराखंड में साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाकी चीज़ें बहुत देखने को मिली हैं, लैंड सब्सिडेंस की घटनाएं भी देखने को मिली है। तो एक इकोलॉजिस्ट जो होते हैं और एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं उनका एक अनुमान है कि जो कैरिंग कैपेसिटी होती है किसी जगह की, उससे ज़्यादा अगर वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं तो ऐसी जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ने लगता है, डिग्रेड होने लगता है और ऐसी घटनाएं होने लगती हैं। इसी को लेकर जो हमारा केंद्र है उसने एक 13 मेंबर की टेक्निकल कमेटी बनाने के लिए मंजूरी दी है। बोला है सुप्रीम कोर्ट में कि हम एक 13 मेंबर की टेक्निकल कमेटी बनाने जा रहे हैं 13 हिमालयन स्टेट्स की कैपेसिटी को पता लगाने, कैरिंग कैपेसिटी पता लगाने। आगे एक न्यूज़ आ रही है G20 से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि G20 की समिट अगले हफ्ते दिल्ली के अंदर होने जा रही है, जिसमें भारत की प्रेसिडेंसी है G20 के अंदर। तो यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं जो बिदेन वो आ रहे हैं मीटिंग अटेंड करने। और चाइना से एक न्यूज़ आई है कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग वो मीटिंग अटेंड करने नहीं आ रहे हैं। तो यही बेसिकली न्यूज़ है कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं वो G20 की जो समिट होने जा रही है दिल्ली में उसे अटेंड नहीं करेंगे। और हम इंटरनल रीज़न जाने तो ऐसा क्यों हुआ है, तो अभी इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री और जी जिनपिंग की मुलाकात होती है। इन दोनों की मुलाकात होती है ब्रिक्स समिट के अंदर, लेकिन ये कोई फॉर्मल, अभी हाल ही में ब्रिक्स समिट हुई थी उसके अंदर इन दोनों की मुलाकात होती है, जी जिनपिंग की और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन वहाँ पर कोई भी फॉर्मल दोनों की बायलैटरल बातें नहीं होती हैं, फॉर्मल बातें नहीं होती हैं। और ब्रिक्स की साइडलाइन में जो हम कहते हैं साइडलाइन टॉक्स, तो साइडलाइन टॉक्स होती है दोनों के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुद्दे को लेकर। इसके बाद देखने को ये आया था कि चाइना की तरफ से एक नया मैप जारी किया गया था। चाइना ने एक नया मैप जारी किया था, स्टैंडर्ड मैप अपना चाइना का। उसमें अरुणाचल प्रदेश को और साथ ही साथ भारत के जो लद्दाख एरिया है उसके कुछ एरियाज़ को अपना बताने की वहाँ पर उसने दर्शाया है चाइना ने मैप में। तो इसी को लेकर जो संबंध हैं वो अभी बहुत अच्छे नहीं हैं और इसी से रिलेटेड ये देखने को मिला है कि जो चाइना की प्रेसिडेंट हैं वो G20 की हमारी समिट स्किप करने जा रहे हैं। आगे हम चलते हैं तो हम डायरेक्टली पहुंचते हैं एडिटोरियल सेक्शन में। दोनों एडिटोरियल जो आपको देख रहे हैं, टीयर्स अपार्ट और ए डिस्ट्रैक्शन बैलून, तो ये दोनों एडिटोरियल जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर लिखे गए हैं। टीयर्स अपार्ट को हम पहले कवर करते हैं। तो टायर्स अपार्ट में क्या है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है भारत के अंदर जिसकी बात चल रही है वो फेडरलिज्म के खिलाफ है। और कैसे समझाते हैं इस चीज़ को, तो हम समझ लेते हैं। ये बेसिकली कहते हैं कि भारत के अंदर एक केंद्र सरकार है, उसकी अलग पावर संविधान द्वारा दी गई हैं उसे,
इसके बाद राज्य सरकारें हैं जिनकी पावर संविधान द्वारा उन राज्य सरकारों को दी गई है, और इसके नीचे जो थर्ड टायर है भारत का, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, तो पंचायती राज को अलग पावर कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई हैं। तो जब आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये टियर स्ट्रक्चर है भारत का, केंद्र का स्ट्रक्चर अलग है, राज्य का स्ट्रक्चर अलग है, उसके बाद जो सबसे नीचे स्ट्रक्चर आता है वो ग्राउंड लेवल स्ट्रक्चर, जिसे हम पंचायती राज स्ट्रक्चर कहते हैं। तो बेसिकली ये इस एडिटोरियल में कह रहे हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन भारत के अंदर लागू होता है तो जो साइमल्टेनियस इलेक्शन होने लगेंगे, और साइमल्टेनियस इलेक्शन में क्या होगा कि जो ग्रास रूट लेवल की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अनदेखा कर दिया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए एक साथ तीन चुनाव हो रहे हैं, तो जो भी केंद्र में चुनाव होने जा रहा है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा लोगों का, बजाय जो राज्य और पंचायत के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ए पार्टी को लोग वोट देते हैं, वो अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो वो यही सोचेंगे कि अगर हमने केंद्र में ए पार्टी को वोट दिया है तो हम राज्य में भी ए पार्टी को ही वोट दें ताकि बेहतर संतुलन हो। और इसी को देख के पता चलेगा कि जो पंचायत के इलेक्शन है वहाँ भी ए पार्टी ही कब्जाधीन हो जाएगी। तो ये एक तरह से फेडरलिज्म को बहुत बड़ी चोट है, और हमारे संविधान के अंदर जैसा कि सेपरेट की गई हैं पावर्स को, डिवाइड किया गया है स्टेट और यूनियन के बीच में पावर्स को, तो ये जो अगर वन नेशन वन इलेक्शन भारत के अंदर आता है तो और साइमल्टेनियस इलेक्शन होने लगते हैं तो एक तरह से फेडरलिज्म के ऊपर खतरा बन जाएगा। आगे ये जो हमारा एडिटोरियल है, ए डिस्ट्रैक्शन बैलून इन द विंड्स ऑफ फेडरलिज्म, तो ये भी बेसिकली यही बात करता है कि जो अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात चालू हो गई है, आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, तो ये हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ रही है न्यूज़। और किस मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करने को आ रही है कि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, वो G20 की समिट में हिस्सा नहीं लेने आ रहे हैं। और क्यों नहीं आ रहे हैं, अगर मीडिया ये सब सवाल पूछता है तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार ने एक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक अपनाई है कि उसने वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा आगे कर दिया है, और सब लोग इस पे आर्गुमेंट पे बने हुए हैं कि भारत के अंदर परमानेंट कैंपेन चलता रहता है। और ये जो एडिटोरियल लिखा गया है तो इसमें ये कहते हैं कि जो भारत में बात कर रहे हैं लोग कि परमानेंट कैंपेन चलता रहता है भारत के अंदर इलेक्शन का, तो ये भी उधार के शब्द हैं जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर थे सिडने ब्लूमेंथल, तो इनके शब्द हैं ये, जिन्हें आजकल लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि भारत के अंदर परमानेंट कैंपेन चलता है इलेक्शन के लिए। यही है बेसिकली इन दोनों एडिटोरियल में, वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड है ये। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्यों आजकल उठा हुआ है। तो केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में 8 मेंबर हैं टोटल, और जिसमें जो हेड है कमेटी का वो है हमारे फॉर्मर जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं रामनाथ कोविंद, तो इन्हें वहाँ पर हेड बनाया गया है। अब ये जो कमेटी है 8 मेंबर की कमेटी, ये एग्जामिन करेगी, इन्हें लाके एक पेपर दे दिया जाएगा, बस मैं आपको बताता हूँ, और उस पेपर में पहले ही वन नेशन वन इलेक्शन के सारे प्रावधान लिखे हुए हैं। अब जब इन्हें ये दे दिया जाएगा तो इन्हें बताना है, इन्हें अप्रूव करना है या मना करना है, जो भी ये उचित समझेंगे। यही है बेसिकली इसमें वन नेशन वन इलेक्शन के। इसमें अगर जो भी कमेटी की रिपोर्ट आती है तो हम कवर करेंगे ही, आप हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं हम अगले एडिटोरियल की तरफ। तो जीएसटी से रिलेटेड एडिटोरियल है, मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि क्या है कि जीएसटी जो कि आप जानते हैं 2017 के टाइम पे लागू हुआ था भारत के अंदर। अब जब जीएसटी लागू हो गया था भारत के अंदर तो क्या देखने को मिला था कि शुरू में जो जीएसटी का रिवेन्यू होता था वो 80,000 करोड़ 90,000 करोड़ ऐसे होता था। उसके बाद जो जीएसटी का रिवेन्यू है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर जाने लगा। अब क्या देखने को मिला है कि जो जीएसटी का रिवेन्यू है वो अगर हम एवरेज लेंगे 5 महीनों का 2023 से 24 तक के लिए, तो एवरेज जीएसटी जो भारत की सरकार कलेक्ट कर रही है रिवेन्यू में, तो वो 1.66 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट कर रही है रिवेन्यू भारत के अंदर। ये एवरेज है। तो आप देख सकते हैं कि शुरू में जब जीएसटी को लागू किया गया था तो 2017 के टाइम से तो वहां पर इतना रिवेन्यू नहीं जनरेट होता था। अब जाकर जब जीएसटी के प्रावधान और ज़्यादा इजी हो गए हैं, एक तरह से ये सिस्टम में आ गया है, तो यहाँ पर जो कलेक्शन है गवर्नमेंट का जीएसटी रिवेन्यू तो वो बढ़ने लगा है। तो यही बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि जो जीएसटी रिवेन्यू है भारत के अंदर वो
बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन एक अनुमान से ये देखने को मिल रहा है कि अच्छा रेवेन्यू भारत को अब मिलने लगा है जीएसटी के अप्लाई होने के बाद से। अब ये अप्रैल महीने की बात करते हैं तो अप्रैल 2023 में जो जीएसटी का रेवेन्यू देखने को मिला था भारत के अंदर, तो वो था 1.87 लाख करोड़ रुपए, ये अप्रैल में देखने को मिला था। और अगर अगस्त की हम बात करेंगे तो अगस्त में 1.59 लाख करोड़ रुपए, और जुलाई की हम बात करेंगे तो जुलाई में 1.65 लाख करोड़ रुपए, सॉरी, जुलाई के अंदर। तो यही हमें देखने को मिल रहा है कि हमेशा आप एक चीज गौर करेंगे कि 1.50 लाख करोड़ से ऊपर ही हमारा रिवेन्यू हर साल निकल के आ रहा है अब। और जो एवरेज मैंने आपको बता दिया तो 1.66 लाख करोड़ रुपए ये एवरेज रिवेन्यू हर महीने का जो भी जीएसटी का रिवेन्यू है वो निकल के आ रहा है गवर्नमेंट के पास, और ये एक अच्छी तरह से अच्छी अर्निंग हो गई है गवर्नमेंट की। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, तो बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जीएसटी के अंदर, जैसे कि ई इनवॉइसिंग चालू किया है कि कोई भी कंपनी होगी जिसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होगा तो उसे ई इनवॉइस बनवाना मैंडेटरी होगा। तो इसे लेकर जब देखा गया कि जो रिवेन्यू पहले क्या करता था, लोग बचा लेते थे, लेकिन अब रिवेन्यू इसमें जनरेट होने लगा है। अब इसके बाद ये बात करते हैं कि जो मिनिस्टेरियल ग्रुप है जीएसटी का, उन्हें नया रेट स्ट्रक्चर रिकमेंड करने के लिए एक तरह से टास्क मिला है, लेकिन अभी वो दोबारा कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है। एक बार पहले हो चुका है, अब दोबारा कॉन्स्टिट्यूट होना है रिवाइज करने के लिए जो भी जीएसटी के अंदर रेट स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली यही था इसमें एडिटोरियल में। आगे हम चलते हैं तो ओपिनियन सेक्शन से कवर करने जा रहे हैं हम। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से है ये, तो क्या न्यूज़ है हम पहले टाइटल पढ़ लेते हैं। तो 25% प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कस्टमर्स टुक नो सिलेंडर रिफिल और जस्ट 1 लास्ट ईयर। क्या है योजना, मैं आपको बता देता हूं। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये भारत के अंदर लागू की गई थी ताकि जो भारत के अंदर गांव के क्षेत्रों में और गरीब जो परिवार होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक जिनका बैकग्राउंड जो गरीब होते हैं, उन्हें एक तरह से सिलेंडर प्रोवाइड करवा सके सरकार, जिससे वो लोग जो ईंधन का जो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए, उसका इस्तेमाल कम हो सके, और जो कम पॉल्यूशन करने वाली हमारी एलपीजी गैस है इसका उनके पास पहुंचे। तो इसी सब को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से, जो भारत की सरकार है उसकी तरफ से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है, और सिलेंडर बांटे जाते हैं मुफ्त में शुरुआत में। इसके बाद अब क्या देखने को मिला है, जब 2022 और 23 की बात करते हैं तो टोटल अगर हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हाउस होल्ड्स देखेंगे तो 9.58 करोड़ लोगों को ये सिलेंडर दिए गए हैं जो हाउस होल्ड्स हैं। लेकिन जब आंकड़ा निकल के आया तो देखने को मिला कि 2022 और 23 में 1.18 करोड़ लोगों ने कोई रिफिल नहीं कराया है सिलेंडर। अब इससे पता क्या चलता है कि ये सिलेंडर भरवाया नहीं, तो मतलब सिलेंडर का इस्तेमाल कम कर दिया है लोगों ने दोबारा भारत के अंदर। और दूसरा क्या चीज देखने को मिली कि 1.51 करोड़ लोग जो हैं उन्होंने केवल एक ही बार रिफिल कराया। तो ये एक तरह से समझने की बात है, क्योंकि जनरली अगर आप देखेंगे कि एक हाउस होल्ड है तो उसमें एक सिलेंडर 3 से 4 महीने मैक्स चलता है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो करीबन 3 रिफिल्स साल में होनी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या देखने को मिला कि 1.18 करोड़ लोगों ने एक भी रिफिल नहीं करवाया है, और 1.51 करोड़ लोगों ने एक ही रिफिल कराया है। अब लोग सोच रहे होंगे तो कि ऐसा क्यों है, तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। तो यहां पर हम चार्ट से समझेंगे, तो चार्ट 2 आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा 2018 है, ये 2020 है, और ये 2023 है। अब 2018 में जब हम ये लाल कलर से जो इंडिकेट किया गया है, ये आपका सब्सिडी वाला सिलेंडर है। तो जब उज्ज्वला योजना से मिलता है तो 400 रुपए का, 450, 500 रुपए तक का सिलेंडर मिल जाता है 2018 में। और जो नॉन सब्सिडी वाले सिलेंडर थे वो करीबन 750 रुपए के मिलते थे। इसके बाद जब हम 2020 में देखेंगे तो इनके दाम करीबन 700 रुपए दोनों के बराबर हो गए, सब्सिडाइज्ड वाले के भी और नॉन सब्सिडाइज्ड वाले के भी। इसके बाद जब हम 2023 में देखेंगे तो आज जाकर क्या है कि जो सब्सिडाइज्ड वाले जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले सिलेंडर हैं, ये 903 रुपए का एक सिलेंडर
पड़ रहा है, और जो नॉन सब्सिडाइज्ड वाले हैं वो 1103 रुपये का एक सिलेंडर एवरेज पड़ रहा है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो गैप है ये बहुत कम का गैप है इन दोनों के बीच में, 200-250 रुपये का गैप है इस दोनों के बीच में। अब इसकी वजह से क्या देखने को मिला कि इतना महंगा गैस सिलेंडर लोग जो गरीब है वो नहीं असमर्थ है इसे भरवा पाने में, जिसकी वजह से ये जो डाटा निकल के आया है ये सामने आया है। चार्ट 1 को हम कवर करेंगे तो देखो ये मैंने आपको बता दिया कि नो रिफिल, किसी एक भी रिफिल नहीं कराई गई तो 1.18 करोड़ लोग, एक रिफिल कराई गई 1.51 करोड़ लोग, कोई रिफिल नहीं कराई गई कि एक भी बार सिलेंडर मिला है उन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बेनिफिट, ठीक है, ये मतलब ये कंज्यूमर नहीं है, ये जो नीले वाले हैं इन्होंने कोई रिफिल नहीं कराई है और ये कंज्यूमर नहीं है। तो कितने हैं, 0.72 करोड़ लोग, और एक रिफिल जिसने कराई है तो 6.4 करोड़ लोग। तो हम क्या देखने को हमें मिल रहा है यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिलेंडर का इस्तेमाल कम कर रहे हैं भारत के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा कि पॉल्यूशन, जो एक टारगेट है गवर्नमेंट का कि हम लॉन्ग टर्म विजन में भारत के अंदर 2070 तक पॉल्यूशन फ्री भारत बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए अगर काओ डंक या लकड़ी से अभी दोबारा खाना बनना चालू हो जाता है भारत के अंदर, तो ये एक तरह से नुकसान देखने को मिलेगा हमारे उस प्रोजेक्ट में, उस विजन में। ये चार्ट 3 है और ये चार्ट 4 है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे कवर करें। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ चार्ट 3 जल्दी से। तो IOCL के सिलेंडर हैं, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सिलेंडर हैं, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सिलेंडर हैं, और ये नॉन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के IOCL के सिलेंडर्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, और ये चार्ट 4 में आप देख सकते हैं जो FOB प्राइस है, इंटरनेशनल प्राइस है, डॉलर पर मैट्रिक में जो नापा जाता है गैस का 2019 से 2023 तक के बीच में। तो अगर विश्व में हम FOB प्राइस देखेंगे तो प्राइस देखिए कितना ज़्यादा घट गया है, लेकिन हमारी जो सरकार है, प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है, वो इसका बेनिफिट लोगों को नहीं पहुंचा रही है। आगे हम चलते हैं टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन पे, तो मैं आपको समझा देता हूं। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन में आदित्य L1 की बात है। यहाँ पर आदित्य L1 शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूं कि भारत ने पहला सोलर मिशन चालू किया है जिसका नाम है आदित्य L1 मिशन, और ये 2 सितंबर को लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा। इसरो इसकी एजेंसी है जिसने इसे बनाया है, इसरो द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और इसका काम क्या है, तो काम इसका ये है कि ये सूरज जो है, तो सूरज और पृथ्वी के बीच में एक L1 पॉइंट है, उस पॉइंट पर ये पहुंचेगा। सबसे पहले इसका काम है इस पॉइंट पर पहुंचना, और इस पॉइंट पर पहुंच के इसके अंदर जो कैमरे लगे हैं, जो डिवाइसेस लगी हैं, वो सूरज के जो भी मॉनिटर करेगा सूरज को, एक तरह से सूरज के अंदर जो भी स्टॉर्म्स आते हैं, सूरज जो भी अपना वेदर चेंज करता है, तो एक तरह से जो हमारा आदित्य L1 है वो स्पेस वेदर स्टेशन है, क्योंकि जो हमारा सोलर सिस्टम का स्पेस है जो पार्ट है, उसमें सोलर विंड्स जो होती है उसकी डेंसिटी, स्पीड और डायरेक्शन, ये सब जो हमारा आदित्य L1 है ये नाप सकेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि भारत के पास सूरज की जो भी सतह है उसकी स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक सूरज के बारे में से वैज्ञानिकों को वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं पता है। जैसे कि एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैं आपको बता देता हूं कि सूरज का माना जाता है कि सूरज का जो बाहर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, हज़ारों डिग्री सेल्सियस ज़्यादा सूरज के अंदर के टेम्परेचर से। लेकिन अभी क्यों ऐसा होता है ये अभी तक साइंटिस्टों को नहीं जान पाए हैं। तो बहुत सारी ऐसी खोजें हैं जो बची हुई हैं सूर्य के बारे में जानने के लिए। तो हमारा आदित्य L1 जो मिशन है ये लैग्रेंज पॉइंट L1 जो मैंने आपको पॉइंट बताया, इसी पॉइंट को हम L1 पॉइंट कहेंगे। ये एक ऐसा पॉइंट होगा सूरज और पृथ्वी के बीच में जहां पर दोनों की ग्रेविटी जो है वो, जैसे मान लीजिए कि ये सूरज है, यहां पर आप मेरे साथ आ जाइए, ये पृथ्वी है, तो ये पॉइंट जो मैं बना रहा हूं ये L1 पॉइंट है। क्या होगा कि सूरज की अपनी ग्रेविटी है और पृथ्वी की अपनी ग्रेविटी है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों की जो ग्रेविटी है वो एक दूसरे को इक्वल कर देगी और इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगा, बैलेंस हो जाएगा वहां पर जाकर हमारा स्पेस क्राफ्ट है जो। और इसी पॉइंट को हम कहते हैं, ये जो मैंने पॉइंट बनाया है इसी को हम कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट या फिर L1 पॉइंट। 5 पॉइंट्स हैं टोटल, L1, L2, L3,
L4 और L5, टोटल 5 पॉइंट्स हैं। तो हमारा जो अभी आदित्य L1 है वो L1 पॉइंट पर अपनी जर्नी करने जा रहा है। और ये आदित्य L1 पॉइंट पृथ्वी से कितनी दूर है, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है ये पृथ्वी से। यही है बेसिकली आदित्य L1 मिशन से। आगे हम चलते हैं तो एक खबर आ रही है विक्रम लैंडर से। तो विक्रम लैंडर डज ए हॉप, गोज टू स्लीप, गुड नाइट टिल September 22। तो हमारा जो कवर था आज का, तो आज का कवर हमने यही बनाया था कि सूरज जो है वो मून पर अब दिखना बंद हो जाएगा अगले 14 दिन के लिए, जहां पर हमारा विक्रम लैंडर साथ ही साथ जो प्रज्ञान रोवर उतरा हुआ है वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी अगले 14 दिन के लिए। तो उसी के लिए जो इसरो है उसने विक्रम लैंडर को साथ ही साथ जो हमारा प्रज्ञान रोवर है दोनों को स्लीप मोड पर डाल दिया है 22 सितंबर तक के लिए। अब आप समझ लें कि क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों किया गया है। तो पृथ्वी का जो एक दिन होता है चंद्रमा के, पृथ्वी का जो 14 दिन होगा, पृथ्वी का जो 14 दिन होगा वो मून का एक डे होगा, एक डे, इसे कहेंगे 1 लूनर डे। ठीक है, पृथ्वी का जो 14 दिन होगा तो ये, और अब जब रात होगी मून के अंदर तो वो भी 14 दिन की होगी। तो मून के ऊपर क्या होने जा रहा है, रात होने जा रही है। और इस रात में क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो करीबन, जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो -200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा, जिससे जो इक्विपमेंट्स हैं हमारे विक्रम के अंदर और रोवर के अंदर वो खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसी को लेकर जो इसरो है उसने दोनों को हाइबरनेट या स्लीप मोड में डाल दिया है। रोवर भी स्लीप मोड में चला गया है और लैंडर से कल खबर आई है कि लैंडर को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हॉप कराया गया। हॉप मतलब कुदाना, जैसे इस जगह पे वो है, इस जगह से 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर उसे कुदा के दूसरी जगह पे रखा गया, उसका इंजन स्टार्ट करा के। अब ये सफलता है एक इसरो के लिए, क्योंकि आगे क्या होगा कि इसरो कुछ ऐसे मिशन करेगा कि उसे चंद्रमा से कोई सैंपल कलेक्ट करके वापस पृथ्वी के अंदर अपना स्पेसक्राफ्ट लाना है। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है जो हॉपिंग की है विक्रम लैंडर ने। तो अब जो विक्रम लैंडर है उसने सक्सेसफुली हॉपिंग भी की है। हॉपिंग आप समझ गए, हल्का सा कूद के अपनी जगह चेंज करना, अपने इंजन स्टार्ट करके थोड़ा सा होवर करना और दूसरी जगह जाके फिर उतर जाना। तो ये किया है विक्रम लैंडर ने मून के ऊपर, और उसके बाद ये स्लीप पर चला गया है। और 22 सितंबर के बाद ही ये अब दोबारा एक्टिव होंगे, जब दोबारा सूरज की रोशनी चंद्रमा पे पड़ेगी, जो वहाँ का अगला दिन शुरू होगा। अब वहाँ पे रात हो रही है, लूनर नाइट, तो लूनर नाइट जो होगी वो 14 दिन की होने जा रही है। आगे हम चलते हैं तो एक बिजनेस सेक्शन से न्यूज़ आ रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हमारे गवर्नर हैं जिनका नाम है शशिकांत दास, तो इनका कहना है कि जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी लॉन्च होने जा रही है भारत के अंदर, वो जो अक्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं उन्हें बहुत एफिशिएंट्स कर देगी, उनकी तेज़ी बढ़ा देगी। जो पेमेंट्स होते हैं क्रॉस बॉर्डर उनकी तेज़ी बढ़ा देगी, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे हमें जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यूज़ करने के। तो यही बेसिकली इसमें है। और ये एक चीज़ कहते हैं कि फास्टर और चीपर होगा बॉर्डर पेमेंट, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होंगे, और जो लोग हैं उनका बहुत इससे फ़ायदा होगा। और इसके बाद ये बात करते हैं कि जो इनसफिशिएंट ट्रांसपेरेंसी रहती थी इन पेमेंट्स में, वो अभी भी चैलेंज बनी रहेगी। अब ये तो इनका बयान था, क्योंकि आप समझ लें कि अब भारत क्या करने जा रहा है, कुछ दिन में सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी लॉन्च हो जाएगी भारत के अंदर, और आरबीआई द्वारा इशू की हुई करेंसी होगी। जैसे हमारे पास नोट होते हैं 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, तो इसी तरह से हमारे पास डिजिटली जो नोट अवेलेबल हो जाएगा उसी को हम सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी कहेंगे। अब यहाँ पर स्टेट बैंक से आप एक न्यूज़ समझ लें कि स्टेट बैंक ने क्या किया है, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यूजर्स हैं उन्हें अपना यूपीआई लिंक करने की परमिशन दे दी है, और ये एक ऐप निकाली है जिसका नाम है ई-रूपी बाय एसबीआई। ये एक ऐप है जो एसबीआई की स्कीम है। इसके तहत क्या होगा कि स्टेट बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया कि जो हमारा केंद्र है, केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जो निकाली गई डिजिटल करेंसी है उसका
लिंक ये यूपीआई के साथ कर सकते हैं एसबीआई बैंक के अंदर। तो यही है बेसिकली आज के न्यूज़पेपर में। कैसा लगा आपको आज का न्यूज़पेपर, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।